हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। मैं हूं अक्षय सिंह। आज हम केंद्र की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो महत्वपूर्ण संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं इनका पार्ट 1 कवर कर लिया है। तो ये उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका जो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जाके। तो ये वीडियो लेक्चर जो है हमारा आरएस प्री के जो होने वाला एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आगे। और ये लेक्चर की जो पीडीएफ है इसको अगर चाहिए हो आपको तो इसका टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। इसमें हम क्या देखेंगे? अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। तो ये बताता है कि हमारे संविधान में क्या किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है तथा सामाजिक न्याय का एक उपकरण है। तो इसलिए हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 338 बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। किस लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के उपायों के लिए। तो क्या बताता है अनुच्छेद 338? अनुच्छेद 338 कहता है भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति है हमारा वो एक विशेष अधिकारी के क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और वो विशेष अधिकारी की नियुक्ति किस लिए करेगा? कि संविधान में जो वर्णित अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो प्रारंभ में ये क्या था कि पहले चीज ध्यान में रखिएगा, प्रारंभ में जो दिया हुआ है कि अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पहले ये आयोग ना होके केवल एक अधिकारी होता था। इसमें कोई पूरा आयोग नहीं था, बहुत सदस्यीय संगठन नहीं था, केवल एक सदस्यीय संगठन था। फिर उसके बाद होता है 65वां संविधान संशोधन 1990 में। फिर क्या होता है? 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में। उसके द्वारा इसको एक सदस्यीय निकाय की जगह बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। और फिर क्या हो जाता है? जातीय और जनजातीय आयोग की स्थापना की जाती है। तो पहले केवल एक अधिकारी का प्रावधान था इसमें। फिर उसके बाद 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में। उसके बाद इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है और आयोग का गठन किया जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का। फिर 2003 में 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। फिर 89वां संविधान संशोधन होता है। कब? 2003 में। उसके द्वारा क्या किया जाता है? जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक साथ थे पहले, फिर इनको अलग कर दिया जाता है। अनुसूचित जाति आयोग अलग बना दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग बना दिया जाता है। और इनके लिए संविधान में अलग से आर्टिकल का मेंशन कर दिया जाता है। तो अनुसूचित जाति आयोग के लिए अनुच्छेद 338 ही रहता है, और जो जनजाति आयोग बनाया जाता है उसके लिए अनुच्छेद 338 का बना दिया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति दो आयोग बन जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जगह पहले क्या होता था कि जैसे कि हमने अभी बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पहले एक ही में था, फिर इसको पृथक कर दिया गया। कब? 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और इसमें 338 में अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति आयोग को बढ़ा के किसमें? 338 का में कर दिया गया। और दोनों ये जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं, आर्टिकल में मेंशन है संविधान के, इसलिए संवैधानिक संस्थाएं होंगी। आगे देखते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो संरचना में देखते हैं क्या क्या दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में क्या कौन कौन है? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। तो 5 सदस्यीय निकाय, एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और 3 अन्य सदस्य होंगे इसके। अध्यक्ष और सदस्य जो है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तथा इन्हें पुनः अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु 2 बार से अधिक इन्हें अपने पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक बार तो पुनः नियुक्त हो सकते हैं अपने पद पर, लेकिन 2 बार से अधिक इनकी नियुक्ति नहीं होती अपने पद पर। पुनः नियुक्ति के पात्र तो होते हैं लेकिन 2 बार से अधिक के लिए नहीं होते हैं। अध्यक्ष जो होता है अनुसूचित जाति आयोग का, तो ये अनुसूचित जाति का ही सदस्य होना चाहिए। तो जैसे आयोग के जो अध्यक्ष होगा वो अनुसूचित जाति का ही सदस्य होगा, जो या तो प्रसिद्ध राजनीतिक हो या सामाजिक कार्यकर्ता रहा हो, उसी को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। आयोग के कार्य देख लेते हैं। तो कार्य कौन से हैं आयोग के? तो संविधान में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के संबंध में विषयों की जांच करना, निगरानी करना, अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करना, यही सब आयोग के मुख्य कार्य हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कुछ अलग कर्तव्य भी हैं। तो देख लेते हैं कर्तव्य कौन कौन से हैं। जैसे ये दिया कर्तव्य यहाँ पे, अनुसूचित जातियों के लिए संविधान अथवा भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच करना, उन पर किए गए रक्षा उपायों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना। दूसरा है अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए अनुशंसा करना। तो ये सब क्या है? इसके कर्तव्य है किसके? अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय। तो यहाँ पे इसमें एक चीज आगे क्या दिया है? संघ सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति
व उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करते समय आयोग से परामर्श लिया जाता है। अगर कोई भी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, अगर वो अनुसूचित जाति से संबंधित कोई नीति बनाती है तो उनके निर्माण करने में ये आयोग से परामर्श जरूर लेंगे। आयोग अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित प्लानिंग की प्रक्रिया में भी सलाह देगा और सहभागिता करेगा। तो ये सब आयोग के कार्य हैं। आगे देखते हैं शक्तियां क्या है आयोग की। आयोग अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। देखते हैं, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है, जब भी आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है तो उस समय क्या करेगा, या किसी शिकायत का निरीक्षण करता है तो इसे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। तो इससे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं जब आयोग किसी की कार्य की जांच पड़ताल करता है या किसी शिकायत का निरीक्षण कर रहा होता है। और यदि यहाँ याचिका दायर की जा सकती है, विशेषकर निम्नलिखित विषयों पर याचिका भी दायर की जा सकती है इसमें। तो भारत के किसी भाग में किसी व्यक्ति को सम्मन करना, उपस्थित करना, शपथ का उसका परीक्षण करना, दस्तावेज को प्रकट करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है आयोग। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ये भी कर सकता है आयोग। तो ये सब इसके क्या कार्य हैं विशेषकर। आयोग का प्रतिवेदन देखते हैं। तो आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो पहले ध्यान में रखिएगा, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लगभग सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी अपना प्रतिवेदन होता है, वार्षिक हो चाहे द्विवार्षिक प्रतिवेदन हो, वो सब किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति उसके बाद इनको क्या करता है, जो संसद है उनके समक्ष रखता है, किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में आगे प्रस्तुत करता है। जब भी वह उचित समझे अपना प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संबंधित राज्यों के राज्यपाल को भी भेजता है और उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा और उसके साथ इस राज्य से संबंधित सिफारिशों पर किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई तो अस्वीकृत के कारण को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित आयोग के प्रतिवेदन को राज्य के राज्यपाल को पास भेजता है और राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के पटल पर रखता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर राज्यों में इसकी सिफारिश भेजेगा तो वो किसको? गवर्नर को देगा। फिर गवर्नर क्या करेगा, विधानमंडल में जो भी होगा उस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों में रखेगा। फिर ठीक है, और अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसका कारण बताने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राज्य स्तरीय कार्यालय। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कुछ राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। कितने? 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। 2006 में ये अस्तित्व में आया था। तो कार्यालय कहाँ कहाँ पे है इसके? गुजरात में, अहमदाबाद में, यूपी में, लखनऊ में, बिहार, पटना में। तो ये ध्यान में रखिएगा, बस इतना देख लीजिएगा, जो भी स्टेट के हो आप, अगर वहाँ पे स्टेट का नाम दिया तो उसका कार्यालय देख लीजिएगा। बाकी सबकी राजधानी में है, लगभग बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र की तो हटा, महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात की अहमदाबाद, सिक्किम, अगरतला, तेलंगाना, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, लगभग सब जितने भी ये राज्य दिए हैं यहाँ पे सबकी राजधानी में है लगभग। बाकी ये देख लीजिएगा। आगे और क्या दिया इसमें, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम। तो एट्रोसिटी एक्ट है 2018 में, इसमें संशोधन हुआ था तो वही दिया हुआ है। इसमें 20 मार्च 2018 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा SC/ST की अधिसूचना जारी की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में क्या हुआ, अपने उन आदेशों को वापस ले लिया। न्यायालय द्वारा जारी जो दिशा निर्देश थे वो कौन कौन से थे? ऐसे किसी भी मामले में निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिए कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल FIR दर्ज नहीं की जाएगी और सबसे पहले शिकायत की जांच DSP स्तर का अफसर करेगा। ये सब क्या था, ये सब वापस ले लिए गए दिशा निर्देश जो दिए गए थे, फिर से पुराना वाला लागू हो गया है। तो इसमें ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं ज़्यादा। आगे नीचे देख लीजिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 2015 को अनुसूचित जातियों जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार की रोकथाम के लिए लाया गया था। मुख्यतः अनुसूचित जाति तथा जनजाति अधिनियम 1989 का यह संशोधित रूप है। तो सबसे पहले एट्रोसिटी एक्ट आया था 1989 में, फिर 2015 में इसमें संशोधन करके इसको रोकथाम करने के लिए किनके? जनजातियों और जातियों के विरुद्ध जो अत्याचार होता है उसके लिए लाया गया था इसको। वर्तमान में पदाधिकारियों के कुछ नाम दिए गए, जैसे अल्पसंख्यक आयोग का पदाधिकारी कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। UPSC के अधिकारी कौन है इस समय? तो प्रदीप कुमार जोशी। दिनकर गुप्ता है NIA के महानिदेशक। UGC के अध्यक्ष कौन है? तो ममी डाला जगदीश कुमार। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। NHRC के अरुण कुमार मिश्रा। महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण को किया गया। और CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता है वर्तमान में। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कौन सा है? अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देख लेते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो था
उसमें क्या किया गया था, पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 का, उसमें सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। और भारतीय संविधान में क्या दिया हुआ, अनुच्छेद 341 बताता है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श किया जाता है। जाति नहीं जनजाति लिख दी गया। तो यहाँ पे क्या करता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जनजाति का निर्धारण करता है और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अनुसूचित जनजाति का अभिप्राय क्या है, तो जनजातियों का अभिप्राय है कि आदिवासी अथवा वनवासी समुदाय से है जो भौगोलिक रूप से सुदूर पहाड़ी वन क्षेत्रों में रहते हैं और आर्थिक व राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। आजीविका के लिए पूर्णता किस पर निर्भर है, तो पूर्णता वो वन्य उत्पादों कृषि पर निर्भर है तो वो कौन है, जनजाति हैं। तो क्या मतलब हो गया, अनुसूचित जनजाति का अभिप्राय है आदिवासी और वनवासी समुदायों से जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। साथ ही वो रहते कहाँ है, तो ऐसे ही दूर पहाड़ी के आसपास वन क्षेत्रों में रहते हैं और ज्यादातर इनकी आजीविका किसके लिए निर्भर है, आजीविका के लिए, तो आजीविका के लिए निर्भर है पूर्णतः वन उत्पादों और कृषि पर निर्भर है। तो ये कहलाएंगे अनुसूचित जनजाति। इनकी भाषा और संस्कृति विशिष्ट है, वे समाज की मुख्य धारा में भी शामिल नहीं है, वे स्वयं को समाज से अलग थलग बनाए रखते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं अनुसूचित जनजाति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना देख लेते हैं। तो वर्ष 1990 में 65वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। फिर उसके बाद हमने ऊपर देखा है, अभी अनुसूचित जाति आयोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि 1989 का जो था, 89वां संविधान संशोधन जो था 2003 का, उसके द्वारा जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया था। तो नया एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 338 का। तो ये सब चीजें हमने देख ली थी, तो ध्यान में रख लीजिएगा। 338 का है अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 89वां संविधान संशोधन जो 2003 का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें ध्यान में ये रखिएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया था। तो अस्तित्व में कब आया था, 2004 में। संरचना देख लेते हैं, इसमें उसमें कितने थे जाति आयोग में, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था और 3 अन्य सदस्य थे। तो इसमें भी वही उतने ही सदस्य हैं। और ये आयोग के सदस्यों को कौन, राष्ट्रपति आदेश और हस्ताक्षर तथा मोहर के तहत नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। 5 सदस्यीय निकाय बन गया है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य हो गए, इनका निर्धारण कौन करता है, तो इनका भी राष्ट्रपति करता है समय समय पर। आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 3 वर्ष है। ये वही जाति आयोग का भी, अनुसूचित जाति आयोग के भी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष था और वो भी पुनः नियुक्ति के पात्र हो सकते थे, लेकिन 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मतलब दूसरी बार पुनः नियुक्त हो सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं। आगे दिया है, अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। वेतन भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। तो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो किसके समान होते हैं, भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। और जो अध्यक्ष होता है इसका जनजाति आयोग का, उसको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा उपाध्यक्ष को प्राप्त होता है। जो अन्य सदस्य बचते हैं 3, उनको किनका दर्जा प्राप्त होता था, सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय और जाति आयोग के कितने कार्यालय थे, 12 क्षेत्रीय कार्यालय थे। जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं, भोपाल, जयपुर, रांची, भुवनेश्वर, रायपुर, शिलांग। तो एमपी में हो गया, राजस्थान में कहाँ पे इसका कार्यालय है, जयपुर में, झारखंड में रांची में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में, छत्तीसगढ़ का रायपुर में और मेघालय का शिलांग में। कार्य देख लेते हैं आयोग के। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भारतीय संविधान के अधीन क्या हुआ है, अस्थायी रूप से किसी अन्य कानून के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों को दिए गए संरक्षण से संबंधित सभी विषयों की जांच व निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। आगे दिया इसमें क्या कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना भी इसके आयोग कार्य के अधीन आता है। जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना और सलाह देने के साथ ही संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना भी आयोग के कार्य के अंतर्गत आता है। आयोग राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नियुक्ति भी इनकी राष्ट्रपति करता है। आगे दिया है, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा प्रगति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के अधीन निर्दिष्ट करे, उनका निर्वहन करना भी इस जनजाति आयोग का कार्य है। जनजाति आयोग के विकास में आयोग की भूमिका, तो अनुसूचित जनजातियों के विकास में आयोग की भूमिका देख लेते हैं। जनजाति मंत्रालय के माध्यम से आयोग क्या करता है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास का कार्य संपादित करता है।
जिसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र में लघु वन उपजों पर इनका स्वामित्व संबंधी अधिकार होगा। तो क्या करता है अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से इनके कल्याण और विकास कार्य का संपादित करता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं जनजातीय क्षेत्र में जो लघु वन उपज है पर इनका स्वामित्व संबंधी अधिकार होगा, यह तय करता है। साथ ही नीचे दिया प्राकृतिक वन संसाधनों पर जनजातियों का अधिकार होगा, जिस क्षेत्र में वहाँ रहते हैं वहाँ की जो प्राकृतिक वन संसाधन है उन पर भी जनजातियों का अधिकार होगा, तथा जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और विकास परियोजनाओं से विस्थापित जनजातियों को पुनर्वास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब आयोग के दायित्व हैं। सामाजिक वानिकी वन के संरक्षण के लिए जनजातियों का सहयोग प्राप्त करना होगा और झूम खेती की परंपरा को धीरे धीरे स्थायी कृषि में परिवर्तित करना होगा। तो झूम खेती की परंपरा को धीरे धीरे स्थायी खेती में परिवर्तित करना होगा। सामाजिक वानिकी तथा वन संरक्षण के लिए जनजातियों से सहयोग प्राप्त करना होगा। ये सब आयोग के कार्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आगे दिया है संघ सरकार और राज्य सरकारें द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित निर्मित नीतियों को राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सलाह ली जाती है। इन सब भी जितनी भी नीतियां बनती है इस प्रकार की, इसमें क्या किया जाता है जनजातीय आयोग की सलाह ली जाती है। शक्तियां देख लेते हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, ये हमने उसमें भी देखा था। जितने वो जनजातीय आयोग में जनजातीय आयोग को भी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। शपथ पत्र पर पूछताछ कर सकता है। आयोग किसी भी दस्तावेज की खोज या प्राप्ति का आदेश दे सकता है और ये सब कर सकता है। साथ ही शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये जितने भी कार्य हमने पढ़े थे ऊपर अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, तो इनके कार्यों को अलग से ना पढ़िएगा। जहां भी लेकिन वहां पे अनुसूचित जाति लिखा वहां जनजाति कर लीजिएगा। बाकी आर्टिकल चेंज हो गए, 338 हो गए, बस इतना चीज 338 की जगह 338 हो गया। तो इतनी चीजें ध्यान रख लीजिएगा। इनके एक के भी कार्य को पढ़ लेंगे तो आप सिर्फ आयोग के नाम बदल के इसको लिख सकते हैं कहीं भी। गवाहों प्रलेखों की जांच के लिए अधिकार पत्र जारी करता है और किसी अन्य विषय के संबंध में सख्ती जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे सब चीज करता है। देखते हैं नेशनल ट्राइबल पॉलिसी के बारे में कुछ। तो राष्ट्रीय आदिवासी नीति, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी नीति का प्रारूप कब क्या तैयार किया गया था? तो 21 जुलाई 2006 को जारी किया गया था। इस नए प्रारूप में सरकार ने क्या किया, आदिवासियों से जुड़े 23 विषयों पर ध्यान दिया गया। तो एक राष्ट्रीय आदिवासी नीति लाई गई थी कब? तो अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय आदिवासी नीति कब लाई गई थी, तो जुलाई 2006 को लाई गई थी। इसमें 23 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया था सरकार ने और इसमें आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण हो गया, विस्थापन, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, राज्यों के पेशा कानून को केंद्र के कानून के संगत बनाना, लैंगिक भेदभाव को दूर करना, संस्कृति का संरक्षण करना, उनकी और उन पर अनुसंधान करने आदि पर बल दिया गया। यह नीति आदिवासियों के हित से जुड़े संविधान के अनुच्छेद में अंतर्निहित अधिकारों और उद्देश्यों के आधार पर तैयार की गई है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान इसमें क्या क्या रखना है, 341 ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पीटी के लिए। और जनजाति की परिभाषा तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आयोग और सबसे पहले जनजाति शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम में। और देख लीजिएगा 65वां संविधान संशोधन ध्यान रख लीजिएगा, 89वां संविधान संशोधन ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये टॉपिक खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। संविधान में पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लासेस को परिभाषित कहीं भी नहीं किया गया है, परंतु समाज के उन वर्गों को पिछड़ा कहा जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो किनको पिछड़ा कहा जाता है समाज में? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं। ये ऐसे वर्ग हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति में सम्मिलित नहीं, परंतु संविधान में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये जाति और जनजाति में तो शामिल नहीं है, लेकिन इनके लिए संविधान ने अलग से प्रावधान किया है और ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक लिखा है, आर्थिक नहीं लिखा है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर है उनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद हो गया 15(4) के अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग की उन्नति या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है? 15(4). 15(4) में क्या दिया? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। तो यही होते हैं कौन? ओबीसी। जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हो गए उन्हीं को ओबीसी भी हम कहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस। और 16(4) में क्या दिया है? तो प्रावधान 15(4) में दिया और 16(4) में भी दिया है। क्या प्रावधान? इसके अंतर्गत क्या करेगा? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। तो आरक्षण का प्रावधान जो नौकरियों में वो कौन सा? 16(4) में। और जो पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड, शैक्षणिक दृष्टि से रिलेटेड है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या 15(4) में प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 46 क्या करता है? राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 338 ख के अंतर्गत
पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। तो कौन सा अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा? 338 खा। 338 में जातीय आयोग हो गया, 338 खा में अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, और 338 खा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको क्या किया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग जो था इसको संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 102वां संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था इसको क्या किया गया? संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई और अनुच्छेद 338 खा जोड़ दिया गया। आगे दिया है क्या कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 340 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति क्या करेगा? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है उनकी स्थिति की जांच और उनकी समस्याओं को दूर करने की अनुशंसाओं के लिए एक आयोग का गठन करते हैं। जो 338 खा के अंतर्गत एक आयोग का गठन हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, तो उसको 340 का उपयोग करके अनुच्छेद भारतीय संविधान का राष्ट्रपति ने गठन किया है। तो ऐसा लिखा था 340 में कि राष्ट्रपति जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो भी पिछड़े लोग हैं उनकी स्थिति की जांच और उनकी समस्याओं को दूर करने की अनुशंसा के लिए क्या करेगा? एक आयोग का गठन कर सकता है। इसी के तहत आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 340 का उपयोग किया राष्ट्रपति ने और 338 खा जोड़ दिया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया। आयोग की स्थापना देखते हैं। 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अभी तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पहला 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया और 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। आगे इसमें क्या दिया हुआ है? तो पहले तो इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा, जो 2 आयोग का गठन किया गया पिछड़ा वर्ग के लिए, तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जनवरी 1953 को, और 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो राष्ट्रपति ने इन आयोगों का गठन कैसे किया? तो अनुच्छेद 340 का उपयोग करके। आगे दिया है उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार ने क्या किया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के दिन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। कब? 14 अगस्त 1993 को। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना देख लेते हैं। उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे और एक सचिव होगा। तो इसमें भी 5 सदस्य हो गए और एक अलग से एक सचिव का पद दिया गया, किसमें? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में। इसमें केंद्र सरकार के एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो सचिव के समकक्ष हो, और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल इनका भी 3 वर्षीय होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। पद मुक्ति के संबंध में प्रावधान देखते हैं। सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित त्यागपत्र द्वारा मुक्त हो सकते हैं। यदि अनुमति लिए बिना आयोग की बैठकों में लगातार 3 अधिवेशनों में भाग न ले रहे हो तो इनके सदस्यों के हटाया जा सकता है। यदि उनका पद बना रहने पिछड़ा वर्गों के हितों के प्रतिकूल हो, अगर यदि वो पद पर बने रहते हैं और उनका पद पर बने रहना पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिकूल हो, तो भी इनके सदस्यों के पद मुक्ति की जा सकती है। आयोग के कार्य, तो आयोग के कार्य के संबंध में प्रावधान देखते हैं। आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यही है, पहले केंद्रीय सूची में जातियों को शामिल कराना, जो भी पिछड़े वर्ग की जाति है उनको केंद्रीय सूची में शामिल कराना। दूसरा, किसी भी पिछड़ी जाति को सूची में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करना। आयोग इस शिकायत की भी जांच करेगा कि कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, जिससे आरक्षण का लाभ सभी जातियों में समान रूप से मिल सके। और क्रीमी लेयर की संकल्पना का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय ने किया था, लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा क्रीमी लेयर के सीमा का निर्धारण की सलाह सरकार को दी गई है। तो क्रीमी लेयर आपको ध्यान में होगा, क्रीमी लेयर की कौन से केस में आया क्रीमी लेयर का सिद्धांत? तो इंदिरा साहनी केस सुना होगा आपने, इंदिरा साहनी केस हुआ था, उसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है? तो ये हमारे हो गए कौन से आयोग के कार्य हो गए। आगे दिया है इसमें किन्नरों को मिला है अब क्या? ओबीसी का दर्जा। तो ये देख लेते हैं। स्वतंत्रता के 67 वर्षों के उपरांत भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? एक ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा देश के जो किन्नर नागरिकों की पहचान स्थापित की और अप्रैल 2014 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए किन्नरों को महिला पुरुष के अतिरिक्त तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए। तो जो भी किन्नर है उनको क्या किया गया? ओबीसी में शामिल कर दिया गया। कब? अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पढ़ी थी, उसके निर्णय देते हुए क्या उस पीआईएल पर कि ये जो किन्नर है उनको महिला और पुरुषों के अतिरिक्त तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, साथ ही इनको जो क्या किया जाए? ओबीसी में शामिल करने का निर्देश दिया जाए सरकार द्वारा। फिर आगे दिया क्रीमी लेयर का सिद्धांत। तो क्रीमी लेयर आय की बात सीमा है जिसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, उनके बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
समय समय पर वार्षिक आय की सीमा में संशोधन किया गया है। क्रीमी लेयर की वर्ष 1993 में क्रीमी लेयर के अंतर्गत आय की सीमा कितनी थी? 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक थी, और जिसमें समय समय परिवर्तन करते हुए अब कितनी कर दी गई? अब 8 लाख रुपए वार्षिक आय से अगर अधिक होती है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। आगे नेक्स्ट है क्या? आयोग की रिपोर्ट। तो आयोग की रिपोर्ट के संबंध में प्रावधान क्या होगा? आयोग जो प्रतिवर्ष किसको रिपोर्ट सौंपेगा? अपना राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आयोग प्रतिवर्ष किसको रिपोर्ट देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उससे जो भी क्रियाकलाप किए उनका पूरा विवरण होगा। आयोग की रिपोर्ट संघ सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो भी ये रिपोर्ट देते हैं, चाहे SC आयोग हो, ST आयोग हो, OBC आयोग हो, इनकी जो भी रिपोर्टें होती हैं बाध्यकारी नहीं होती हैं, और रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ सरकार के द्वारा आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही अथवा रिपोर्ट को अस्वीकार करने के कारण का उल्लेख करना होता है, और जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए निर्मित पिछड़ी जातियों की सूची को पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग में विभाजित करने की सलाह दी गई है। शक्तियां देख लेते हैं आयोग की। आयोग अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते समय एक सिविल न्यायालय की शक्ति इसको भी प्राप्त होगी। भारतीय भूभाग में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। अदालत या कार्यालय किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। शपथ पत्रों के साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। तो ये सब किसके कार्य हो गए? ये सब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उस पर कौन सा है नेक्स्ट हमारा? तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग के बारे में देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों को सबसे पहले क्या वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। तो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहले किसने किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1960 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी सरकार, इसके बाद क्या हुआ? जब 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, उसके बाद केंद्र सरकार थी उस समय जनता पार्टी की केंद्र में, तो उसने वर्ष 1978 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था, और कब? 1960 में। फिर उसके बाद केंद्र में सरकार आती है जनता पार्टी की, फिर 1978 में वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करती है। आगे दिया इसमें अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के हेतु की गई है। ये समझ में आ ही रहा होगा नाम से आपको। आगे ये आयोग के जो मुख्य कार्य हैं उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, संबंधित आवश्यक उपायों का निर्माण व इनके लिए प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों के उचित प्रकार से क्रियान्वयन करना। तो ये सब कार्य हैं किसके? आयोग के। आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना का विकास करना, पंथ निरपेक्ष परंपराओं को सुदृढ़ रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। तो ये सब क्या थे? उद्देश्य थे इसके आयोग के स्थापना से पहले। वर्ष 92 में पारित एक अधिनियम के द्वारा इस आयोग को क्या किया गया? वैधानिक रूप प्रदान किया गया। वैधानिक रूप प्रदान किया गया एक अधिनियम पारित करके, ना कि ये संवैधानिक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, और इसमें क्या है? वैधानिक रूप है, लेकिन ये वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। आगे दिया केंद्र सरकार ने इसके द्वारा क्या किया गया? 6 समूहों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिकृत किया। तो केंद्र सरकार ने कितने लोगों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिकृत किया? मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख है, बौद्ध है, जैन, पारसी, तो इन सबको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिकृत किया। किसने किया अधिकृत? तो केंद्र सरकार ने। वर्ष 1995 में इसमें संशोधन करके इसका नाम क्या कर दिया गया? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो वर्ष 1995 में नाम में संशोधन करके क्या कर दिया गया? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। पहले क्या था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लेते कुछ। तो संविधान में कौन से प्रावधान दिए गए अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, तो उनको देख लेते हैं। संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संविधान उनके विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 29 है, कौन सा? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 29 दिया गया, उसमें क्या दिया गया? जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के अंदर जो अंतर्गत अनुच्छेद 29 आता है, 29 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 350 आता है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत निवारण के लिए संघ या राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। तो क्या कर सकता है? 350 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी भाषा में संघ, जो उसकी भाषा है उसके लिए शिकायत निवारण के लिए संघ या राज्य में कोई भी भाषा जो चलती हो बोली जाने वाली, उसमें आवेदन कर सकता है शिकायत के लिए। अनुच्छेद 350 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो होगी मातृभाषा में देने का उचित प्रबंध करेगा। इन वर्गों की भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या बताता है 350 ए?
350 एक अनुसार है कि प्रत्येक राज्य जो होगा वो क्या करेगा, भाषाई अल्पसंख्यक जो वर्ग के बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर क्या किया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा देने का उचित प्रबंध करेगा और इन वर्गों को संरक्षण भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी पदेन सदस्य होता है। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं किसके, ह्यूमन राइट कमीशन के। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष होता है, जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वो पदेन सदस्य होगा किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के हमने पदेन सदस्य देखे थे, चाहे एनसीबीसी हो, एनसीएसटी हो और एनसीएससी हो, जितने भी कमीशन है और महिला आयोग हो, इन सबके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य भी होते हैं। आगे दिया इसकी संरचना देखते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना देखते हैं, इसमें क्या अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष जो बनाया जाएगा वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से ही संबंधित व्यक्ति होगा। तो क्या होगा, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाएगा। व्यक्ति जो भी सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो इनके सदस्य बनाए जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों के बारे में देखते हैं। तो कार्य कौन कौन से हैं। अगर कोई भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या करता है, अधिकारों के हनन की शिकायतों को सुनता है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो है उनके विकास के स्तर का मूल्यांकन करता है और इस संबंध में सुझाव भी देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित प्रयासों में सहयोग देना इसका कार्य और संघ और राज्य सरकारों द्वारा पारित जो भी विधियों पर सुझाव देना और अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करना, ये सब किसके, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य है। अल्पसंख्यक आयोग के कल्याण के लिए वैधानिक और कल्याणकारी उपायों को सुझाना, ये भी इसका कार्य है। शक्तियां देखते हैं इसकी कौन कौन सी हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो जितने भी अभी तक हमने आयोग देखे हैं सबको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अल्पसंख्यक आयोग भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी उपस्थित होने के लिए बात कर सकता है, शपथ पत्र दाखिल करा सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संबंध में कहा गया है कि उनके सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन समुदायों के संबंध में विशेष ज्ञान हो, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के संबंध में केवल यह वर्णित किया गया कि वे अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हों और सदस्य की नियुक्ति के लिए विशेष ज्ञान का कोई प्रावधान नहीं दिया है। तो इनके सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है ज्ञान का। इनमें कोई भी जो व्यक्ति होगा वो अगर इन समुदाय से संबंधित है तो वो इसको क्या बनाया जा सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। आगे देखते हैं 1992 की घोषणा संयुक्त राष्ट्र की। अल्पसंख्यक समुदाय को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को अल्पसंख्यकों की जातीय, धार्मिक तथा भाषाई अधिकारों के संबंध में घोषणा की। तो संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कब, 1992 में। किस लिए इसलिए घोषणा की कि अल्पसंख्यकों के जो जातीय हो गए, धार्मिक तथा भाषाई अधिकार हैं उनके संबंध में घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय, जाति, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारों एवं अस्तित्व की रक्षा करेगा, ये घोषणा की थी किसने, संयुक्त राष्ट्र ने। इसलिए इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रतिवर्ष क्या करता है, 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाता है। तो इसी संबंध में क्या करता है, राष्ट्रीय जो अपना अल्पसंख्यक आयोग है वो प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाता है। इसलिए मनाता है क्योंकि इसी समय 1992 में 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने एक घोषणा की थी और घोषणा में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो करेगा अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा करेगा। आगे क्या दिया, प्रगति पंचायत कार्यक्रम। तो प्रगति पंचायत कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ये देख लेते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 29 सितंबर 2016 को प्रगति पंचायत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो कहाँ से प्रारंभ किया गया इसका, हरियाणा के मेवात जिले से प्रगति पंचायत कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। कहाँ से, हरियाणा के मेवात जिले से प्रगति पंचायत कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। किस लिए किया गया, तो अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान और उनके विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। अधिकांश भारतीय समाज जो रहा है हमारा पितृसत्तात्मक रहा है तथा महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में दयनीय रही है। प्रारंभ से ही महिला उपेक्षित रही है। फलतः संविधान में क्या किया गया, उनके उत्थान और संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। तो वो प्रावधान देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेदों के अंतर्गत महिलाओं के विकास से संबंधित प्रावधान किए गए। तो पहले प्रावधान देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए हैं, किससे संबंधित, महिलाओं से संबंधित भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 14 क्या बताता है कि सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा समान सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, जो सभी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, चाहे महिला हो पुरुष हो, इन सबको क्या किया जाएगा, समान सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15 एक बताता है जाति, धर्म, लिंग तथा मूल के आधार पर विभेद नहीं करने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या मूल स्थान के आधार पर उससे क्या किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 एक बताता है लिंग के आधार पर राज्य किसी
संगठन में कार्यरत कर्मियों से विभेद नहीं करने का प्रावधान किया गया। तो लिंग के आधार पर ये सब प्रावधान किए गए 15(1) में, 16(1) में। 15(3) बताता है स्पष्ट रूप से, क्या बताता है कि महिलाओं के लिए किस राज्य किसी प्रकार का विशेष प्रावधान कर सकता है। तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान के संबंध में क्या है, तो 15(3) अनुच्छेद है। आगे दिया 39(ड), तो इसमें क्या है, राज्य अपने अनुसार सभी कर्मियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रावधान करेगा। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, 15(3) हो गया, आर्टिकल 39 हो गया, 16(1), 2, 15, 14 ये सब किस लिए, तो ये सब समानता के लिए लाए गए अनुच्छेद हैं। आगे क्या दिया है, साथ ही इस बात पर ध्यान रखेगा कि आर्थिक कारणों से महिलाओं का किसी प्रकार से शोषण ना हो। तो ये भी दिया किसमें, 39(ड) में। 51(1) बताता है क्या, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल है, ये बताता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किसी भी परंपरा का अनुपालन नहीं करेगा जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। अतः भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान विकास सहयोग के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 के अंतर्गत क्या किया गया, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो भारत सरकार ने अंततः क्या किया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम लाए 1990 में। उसी के तहत 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। और यह एक तरह का सांविधिक निकाय है, मतलब इसका विधि के तहत बनाया गया। जो भी सांविधिक निकाय होते हैं उनको किसी न किसी अधिनियम या विधि के द्वारा बनाया जाता है, ना कि ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस या पॉक्सो एक्ट। तो इसको देख लेते हैं, पॉक्सो ई बॉक्स के बारे में। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने 26 अगस्त 2016 को, तो कब, 26 अगस्त 2016 को केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय को क्या किया गया, नई दिल्ली में बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए पॉक्सो ई बॉक्स का आरंभ किया गया। पॉक्सो ई बॉक्स एक ऐसा मंच है जहां यौन शोषण से पीड़ित कोई भी बच्चा अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। तो कब ये लॉन्च हुआ था, 26 अगस्त 2016 को। किसके द्वारा, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने किया था। नई दिल्ली में बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए पॉक्सो ई बॉक्स का आरंभ किया गया था। महिला आयोग की संरचना देख लेते हैं। तो संरचना में अध्यक्ष जो होगा महिला के अधिकारों एवं सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध व्यक्ति होगा। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा वो प्रतिबद्धता रखेगा, किस लिए, महिलाओं के अधिकार और उनके सशक्तिकरण के संबंध में। सदस्य जो होंगे इनके क्या हैं, ये कौन कौन से, 2 सदस्य ये दिए हुए हैं। और अनुसूचित जाति का सदस्य होगा, एक जनजाति का सदस्य होगा, एक अन्य सदस्य। देख लेते हैं इनमें ये 5 जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले और महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आदि से संबंध होना चाहिए। तो ये जितने 5 सदस्य हैं उनमें से 2 एक जाति और जनजाति का सदस्य होगा, बाकी जो 3 हैं, और ये जितने इन सबको मिला लिया जाए तो ये सब किसमें, विधि का प्रबंध, विधि में, प्रबंधन में, आर्थिक विकास में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, प्रशासन में अनुभव रखने वाले और महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आदि के लिए संबंध होना चाहिए इनका। और एक सदस्य होगा सचिव, वो क्या करेगा, प्रबंधन, सामाजिक आंदोलन तथा संस्थापक संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ वाला कोई व्यक्ति होगा। और संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, तो वो एक सचिव इसका बनेगा। आयोग के कार्य क्या होंगे, तो महिलाओं से संबंध में आयोग के कार्य दिए होंगे कुछ। तो ये देख लेते हैं, संविधान और कानून के अधीन महिलाओं को उपबंध कराए गए जो भी सुरक्षा उपाय से संबंधित विषय हैं उनकी जांच और परीक्षण करना, और इस संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर प्रतिवेदन देना। तो ये केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। आगे दिया महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी समस्याओं की जांच करना, इस मामले में सक्षम अधिकारी को सुझाव देना, ये सब भी आयोग के कार्य के अंतर्गत आता है। इसकी शाखाएं हैं कौन कौन सी, एक वैधानिक शाखा है, लोक संबद्ध शाखा, उत्तर भारत शाखा है, अनिवासी भारतीय शाखा है, और शिकायत एवं जांच शाखाएं इसकी किसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की। आगे देखते क्या है, महिला आयोग की परामर्शकारी भूमिका कौन कौन सी है। तो वैधानिक भूमिका के अंतर्गत महिला आयोग ने निम्नलिखित कार्यों पर बल दिया। कौन कौन से, महिलाओं से संबंधित किसी भी विधि में संशोधन का सुझाव देना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निवारण अधिनियम 1961 में संशोधन की मांग, नए विधेयकों को प्रस्तावित करना, जैसे वर्ष 2005 में महिला आयोग के प्रस्ताव पर घरेलू हिंसा निवारक विधेयक पारित किया गया था। साथ ही महिला आयोग के द्वारा पीड़ित महिलाओं को न्यायपालिका से भी मामलों में भी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियां देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है यह जो आयोग है इसको कौन सी सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो अभी तक हमने जितने भी आयोग देखे सबको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, या महिलाओं संबंधित मामलों की जांच कर सकते हैं, और केंद्र और राज्यों के विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन की मांग कर सकता है, और किसी व्यक्ति या अधिकारियों को सम्मन जारी भी कर सकता है ये आयोग। आगे महिला आयोग की सीमाएं कौन कौन सी है। तो महिला आयोग की भूमिका केवल कौन सी है, सलाहकारी तरह की भूमिका है। इसकी कोई भी जो बताता है, सलाह देता है, वो बाध्यकारी नहीं होती है। इसलिए अनुशंसाएं संघ और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।
आयोग के द्वारा अपने सदस्यों का चयन स्वयं नहीं किया जाता, बल्कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो संघ सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सदस्यों का भी राजनीतिक तौर पर विभाजन पाया जाता है। इसमें देखते हैं, एक अधिनियम आया था 2017 में इन्हीं से संबंधित महिलाओं से, तो प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम 2017। तो इसमें क्या था, प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम 2017 में केंद्र सरकार द्वारा प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम 2017 को पारित करके कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको 26 सप्ताह तक का सवैतनिक प्रसूति अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। तो पेड मैटरनिटी लीव के लिए 2017 में यह अधिनियम आया था। इसके तहत 26 सप्ताह के लिए जो महिलाएं होंगी उनको क्या किया जाएगा, पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और पहले इस अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी थी, 12 सप्ताह की, लेकिन उसको बढ़ा के 26 सप्ताह के लिए कर दिया गया। प्रथम 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह या 2 से अधिक के लिए स्थिति में 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान होगा। तो अगर पहले और 2 बच्चे होते हैं किसी के, तो उसके लिए 26 सप्ताह का मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसके लिए केवल 12 सप्ताह का ही मातृत्व अवकाश प्राप्त होगा। और 50 से अधिक का महिला कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशु गृह की सुविधा अनिवार्य की गई है। तो अगर ऐसा कोई कार्यालय है जहाँ पे क्या 50 से अधिक महिला कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे शिशु गृह की सुविधा अनिवार्य रूप से की जाएगी। आगे क्या दिया हुआ इसमें, आगे देखते हैं सी बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली। तो नेक्स्ट क्या है, सी बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली। तो इसको देख लेते हैं। 7 नवंबर 2017 को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी और निजी संगठनों में जो कार्यरत महिलाएं हैं के साथ क्या किया गया, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने हेतु क्या स्टार्ट किया गया, सी बॉक्स एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली स्टार्ट की गई। नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया। यह प्रणाली क्या कार्य करेगी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई है। तो सी बॉक्स जो है वो किस लिए स्टार्ट किया गया, तो ध्यान में रखिएगा, कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के साथ कोई यौन उत्पीड़न का मामला होता है तो उसके लिए क्या शिकायत दर्ज करने के लिए प्रणाली स्टार्ट की गई है। और यह प्रणाली जो है कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न अधिनियम था 2013 का, उसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है राष्ट्रीय महिला नीति 2016। तो राष्ट्रीय महिला नीति 2016 के बारे में देखते हैं नेक्स्ट। तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 मई 2016 को टिप्पणियों और परामर्श हेतु राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। नीति के उद्देश्य क्या थे, ऐसे अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण करना जिसमें क्या हो सके, महिला सैद्धांतिक या व्यवहारिक दोनों संदर्भों में अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सके। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, समग्र विकास प्रक्रियाओं, कार्यक्रम, परियोजना, क्रियाकलाप में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, महिलाओं के उचित, वहनीय, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक महिलाओं, लड़कियों की पहुंच में वृद्धि करना और प्रोत्साहन प्रदान करना, उनको अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देना, निर्णयन, प्रशासनिक संस्थाओं सहित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना इनकी, और निश्चित कानूनों, कार्यक्रम, संस्था, सामुदायिक सहभागिता, दृष्टि सुदृढ़ीकरण के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध जो भी हिंसा हो रही है सभी रूपों में उसको समाप्त करना। तो ये इसके उद्देश्य थे किसके, राष्ट्रीय महिला नीति के, जिसको लाया कौन था, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में इसका ड्राफ्ट पेश किया गया था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट कौन सा हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की, तो मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, संवैधानिक निकाय के रूप में की गई इसकी। तो संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई मार्च 2007 में किसकी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। आयोग का उद्देश्य क्या था, यह सुनिश्चित करना कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र जितने भी हैं वो सब बाल अधिकारों के अनुरूप हों, और जैसा कि भारत के संविधान में साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के प्रतिपादित किया गया उसके अनुरूप हो। बालक जो होगा तो इसमें कौन से बालक शामिल होंगे, 0 से 18 वर्ष की आयु में शामिल व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है। और यह आयोग राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में निहित अधिकारों पर अधिकार आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टताओं, मजबूतियों का ध्यान में रखते हुए राज्य, जिला, खंड स्तरों पर परिभाषित प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया इसमें। इस प्रकार आयोग बालक और उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के लिए एक अपरिहार्य भूमिका और सुदृढ़ संस्था निर्माता प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए समान तथा इस दिशा में बृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है। तो ये सब देख लीजिएगा। आयोग का गठन देख लेते हैं। केंद्र सरकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने और अधिनियम के अंतर्गत एक इसे निर्दिष्ट किए गए कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगा, जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से जाना गया है। आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया
और 6 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगी, तो केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो एक सदस्य होगा और 6 अन्य सदस्य होंगे, और जो 6 अन्य सदस्य होंगे इनमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। और इनकी जो नियुक्ति होगी कौन करेगी, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। किससे, शिक्षा बाल स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र से, बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र से, देखभाल, कल्याण व बाल विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित वंचित बच्चों की देखभाल के लिए, निःशक्त बच्चे, बाल आश्रम या बच्चों के तनाव का उन्मूलन तथा मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बच्चों से संबंधित कानून जैसे क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त लोग हैं उनको, अनुभवी व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, अन्य जो 6 व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। आयोग के कार्य देख लेते हैं। तो आयोग के कार्य के बारे में जो दिया है यहाँ पे, तो कार्यों के बारे में हमें क्या क्या देखना है, केवल इसमें ध्यान रखिएगा जो आयोग है वो क्या करता है, केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है केंद्र सरकार के समक्ष वार्षिक रूप से। और बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, इससे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और आयोग की शक्तियां अगर देखना हो तो आयोग की शक्तियों के संबंध में देख सकते हैं। जो आयोग है हमारा, किसी मामले की जांच के दौरान उसके पास क्या होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत विशेषकर निम्नलिखित मामलों में कौन से, सिविल मामलों में क्या करता है, सिविल न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने के सभी अधिकार किसके पास होंगे, तो आयोग के पास होंगे। किसमें, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत विशेषकर। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इससे संबंधित और कुछ चीज़ में ध्यान में ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो सब मेंस के लिए है। तो जो चीज़ें मैं बतानी थी इससे आयोग से संबंधित बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो एनजीटी है नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसको बारे में देख लेते हैं एनजीटी के बारे में। स्थापना पहले तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई, तो 18 अक्टूबर 2010 को। कौन से अधिनियम के तहत, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। एनजीटी के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का ऐसा तीसरा देश बन गया। एनजीटी की स्थापना इससे पहले केवल 2 देशों ने कर रखी थी। मतलब कैसा, एनजीटी की स्थापना के विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की जो स्थापना है इससे पहले 2 देशों ने कर रखी थी, और भारत ऐसा करने वाला तीसरा बन गया था एनजीटी की स्थापना के साथ। इससे पहले केवल कौन से देश थे, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई थी एनजीटी की तरह, जो किसी विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण से संबंधित हो। एनजीटी की स्थापना का उद्देश्य जो था मुख्य क्या था, पर्यावरण के संबंधी मुद्दों पर तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा एनजीटी का न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई, तो 2010 में हुई, और एक्ट था 2010 का एनजीटी का, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे, तो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे, तो भोपाल में हो गया, पुणे में हो गया, चेन्नई में हो गया, कोलकाता में हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसके कहाँ पे हैं, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान नहीं रखिएगा। आगे क्या दिया है, एनजीटी जो है इस अधिनियम के अनुसार इसके लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे आते हैं उनका निपटारा 6 महीने की अवधि में किया जाना चाहिए। तो 6 महीने की मैक्सिमम इनको अवधि दे रखी है, जो भी इनके पास मुकदमे आते हैं पर्यावरण से संबंधित उसका निपटारा 6 महीने में कर देना चाहिए। संरचना देख लेते हैं, संरचना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखिएगा। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है, तो इन सबका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और सदस्य कौन कौन होता है, एक न्यायिक सदस्य होता है, अध्यक्ष होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं कुछ। और नियुक्ति जो कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। तो इनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करती है केंद्र सरकार, उसके बाद ही इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। तो ध्यान में रखिएगा इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है एनजीटी के अध्यक्ष की। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार एक चयन समिति बनाती है। जो बचे 2 सदस्य होंगे न्यायिक और विशेषज्ञ समिति के सदस्य, उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार एक चयन समिति बनाती है। और यह आवश्यक है अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हो। तो इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, कम से कम 10 और अधिकतम 20। तो कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य हैं। तो इनके जो सदस्य हैं न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य, इनके लिए केंद्र सरकार एक चयन समिति बनाती है, फिर उन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र सरकार इनका नियुक्ति करती है। आगे देखते हैं शक्तियां और अधिकार क्षेत्र क्या है एनजीटी के। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है, या उन सभी मामलों में सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल है। इन सभी मामलों में कौन से, जिसमें अगर डायरेक्ट या पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा शामिल हो, या अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर पर्यावरण का कोई मुद्दा शामिल है, तो उस संबंध में सुनवाई कर सकता है। पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है इसमें। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास क्या है,
अपीली क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत सुबह सुनवाई करता है। इसके पास क्या है, एक अपीली क्षेत्राधिकार भी है जिसके तहत वो सुनवाई करता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, तो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में क्या किया है, उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक व प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। अगर कोई आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय देता है एनजीटी, तो उसमें ध्यान में इसको यह रखना है कि उस समय वो सतत विकास, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत को लागू करे। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो 7 कानून नीचे दिए, इनके तहत एनजीटी क्या कर सकता है, सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है। कौन कौन सा, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 का जो था, और जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम। कौन सा, एक है जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम और एक है जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु उपकर अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इन सबके तहत जितने भी क्या होते हैं, किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। तो जितने भी ये क्या है, अधिनियम है, इनके तहत एनजीटी क्या कर सकता है, सिविल मामलों में सुनवाई कर सकता है। एनजीटी की वर्तमान संरचना देख सकते हैं। अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष कौन है इस समय, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो एनजीटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। सदस्य कौन है, न्यायिक सदस्य कौन से हैं, 3 सदस्य हैं, और विशेषज्ञ समिति में सदस्य जो है वो 3 सदस्य हैं। तो न्यायिक सदस्य कौन कौन से हैं, जस्टिस सोनम फिंसो वागड़ी, जस्टिस के रामकृष्णन, जस्टिस एस के सिंह, डॉक्टर एस बयाल हैं विशेषज्ञ सदस्य, डॉक्टर नगीन नंदा और सहबाल दास गुप्ता, ये सब विशेषज्ञ सदस्य हैं और ये न्यायिक सदस्य हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ध्यान क्या रखना है, इनका अध्यक्ष का नाम ध्यान रख लीजिएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इसमें हमने जितने भी केंद्रीय संगठन थे, चाहे संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, उन सबको कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ कमी रह जाती तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम ये स्टेट की जितनी भी बॉडी बची हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे कवर, स्टेट के जितने भी संगठन हैं उनको कवर करेंगे, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, जितने भी बचे हुए हैं उनको एक ही वीडियो लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।